नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूं और एक ऐसे विषय के साथ पेश हुआ हूं जिसमें हमने पिछली बार आपको दिखाया था किन परिस्थितियों में किस कारण हो जाता है जातक और जातिका का तलाक। हमारी और आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग और दुर्योग होते हैं दोस्तों, जिनमें जातक का तलाक हो जाता है, परेशानियां आती हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ मैंने एक चीज और आप लोगों से उस समय बोली थी कि अगले वीडियो में हम आपको ये समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि इन दुर्योगों के बाद भी कुछ योग ऐसे होते हैं जिसके कारण इन दुर्योगों का काट होता है। जैसे कोई इंसान मर रहा है और मरते मरते इंसान के पास भी डॉक्टर के पास जाएगा और संजीवनी बूटी उसको मिल जाती है, दवाई दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसी तरीके से मैं अपने सभी भाई बहन दोस्तों को समझाना चाहूंगा, समझाना बताना भी चाहूंगा और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर ऐसे दुर्योग जन्म पत्री में होते हैं तो उनकी काट भी होती है और उस काट के कारण आदमी एक ही पति पत्नी का संबंध बना रहता है। और ईश्वर की कृपा रही, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी जोड़ी सलामत रखे, ऐसा योग किसी के साथ ना हो, ऐसा दुर्योग किसी के साथ ना हो। फिर भी योग हैं तो दुर्योग भी होंगे और दुर्योग हैं तो योग भी होंगे। चलिए हम उस विषय पे आज बात करते हैं। पहले इस विषय पे बात करते हैं कि दुर्योगों में मैंने क्या क्या बताया था। कि देखिए, चलिए दोस्तों, मैंने समझाने की कोशिश की थी सप्तम भाव के मालिक और सप्तम भाव के कारक जब भी पीड़ित होंगे, इंसान का एक से ज्यादा शादियों का योग बनता है और कई बार डाइवोर्स हो जाता है, कई बार पति पत्नी जीवन साथी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कई बार मृत्यु तक हो जाती है ऐसे दुर्योगों में। जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, इधर राहु बैठे हैं, सातवीं दृष्टि नौवीं दृष्टि पड़ेगी राहु की, तब परेशानी आएगी। इधर राहु बैठे हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर पे तो परेशानी आएगी। लगन में राहु बैठे हैं, सातवें घर पे दृष्टि पड़ेगी तो भी दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और मैं सभी दोस्तों से, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, दर्शक हैं, वो उनको पता होगा, मैंने बाकायदा समझाया था। और जो नए दोस्त हैं, नए दर्शक हैं, वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कब होता है जातक का तलाक, किन परिस्थिति में होता है। उसमें मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। इस विषय को थोड़ा सा आगे ले जाके हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इन दुर्योगों के साथ कुछ योग भी होते हैं जिसमें जातक का दाम्पत्य जीवन बच सकता है। इसलिए मैं अपने सभी भाई बहनों को, दोस्तों को समझाना चाहूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए विषय पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब ऐसी कोई पोजीशन किसी जन्मपत्री में होती है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, अब दोबारा मैं समझाया है, उसके बावजूद भी कुछ योग होते हैं जिसमें दाम्पत्य जीवन बच जाता है। चलिए सबसे पहले हम नजर मारते हैं देवगुरु के ऊपर। मैंने गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध यहाँ पे लिखा है। ये चार शुभ ग्रह ऐसे हैं जो दाम्पत्य जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह है। पहले गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, गुरु का नाम लेते हुए गुरु के ऊपर ही चलते हैं, गुरु के ऊपर बात करते हैं कि मान लीजिए ऐसे दुर्योग किसी की जन्मपत्री में मौजूद हैं और गुरुदेव लगन में मौजूद हैं, सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि होगी। अगर गुरु बलवान होकर लगन में बैठा है, अगर मैंने लगाया दोस्तों, अगर बलवान होकर बैठा है, नीच का ना हो या 6 8 12 घर का मालिक ना हो, तो वो दाम्पत्य जीवन को बचा लेंगे। ठीक है। दूसरा शुभ ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र भी दोस्तों दाम्पत्य जीवन का कारक भी है और शुभ ग्रह भी है। तो इसलिए लगन में गुरु के साथ अकेला अगर शुक्र भी बैठा है यहाँ पे, तब भी वो दाम्पत्य जीवन को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो, या 6 8 12 का मालिक नहीं है तो, शुक्र देव जो हैं हर हाल में, हर कीमत पे, इन परिस्थितियों के बाद भी दाम्पत्य जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे।
और बचा भी लेंगे, ऐसा कई कुंडलियों में देखा गया है। उसके बाद एक और शुभ ग्रह की बात करते हैं, बुध। बुध दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यादातर सूर्य के साथ और शुक्र के साथ रहते हैं, पापी ग्रहों के साथ भी रहते हैं, लेकिन सूर्य के साथ में अगर बैठे हैं तो बुधादित्य योग लगा के बैठे हैं और बुध के अंश बल अच्छे हैं और योग कारक होकर बैठे हैं, तो बुध भी लगन में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे तो वह दाम्पत्य जीवन को बचाने पूरा प्रयास करेंगे। इस तरीके से दाम्पत्य जीवन बचने की पूरी संभावना है। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि दी गई है। चंद्रमा अगर लगन में बैठेंगे और योग कारक हैं और कृष्ण पक्ष के नहीं है या अमावस्या के नहीं है या 6, 8, 12 के मालिक नहीं है, तब भी चंद्रमा, या केंद्रुम दोष में नहीं है, केंद्रुम दोष में होगा तो भी चंद्रमा बहुत नुकसान कर जाता है दोस्तों, तब भी चंद्रमा केंद्रुम दोष में नहीं है तो भी चंद्रमा लगन में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे, दाम्पत्य जीवन को बचाने का काम करेंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे में हम कहते हैं कि इन दुर्योगों की काट, वो काट ये है। यही परिस्थिति अगर ये गुरुदेव यहां बैठेंगे योग कारक हो गए तो भी दाम्पत्य जीवन को दोस्तों बचाएंगे। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठेंगे तो भी दाम्पत्य जीवन को बचाएंगे। और बुध भी अगर 6, 8, 12 के मालिक नहीं है तो सप्तम भाव में बैठ के दाम्पत्य जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे और बचाएंगे भी, प्लस वो अकेले ना हो। अकेला बुध दोस्तों बहुत नुकसान करता है, ठीक है। अब चंद्रमा के साथ भी यही है, चंद्रमा लगन में भी अतिविष्ट कारक हो जाते हैं, सप्तम भाव में भी अतिविष्ट कारक हो जाते हैं। चंद्रमा भी अगर पक्ष बल में कृष्ण पक्ष के नहीं है, शुक्ल पक्ष के हैं और 6, 8, 12 के मालिक नहीं है तो भी दाम्पत्य जीवन को बचा ले, ठीक है। ये हुई इन 4 ग्रहों की बात। अब वापस गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव बलवान होके अगर 11वें घर में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, बलवान होके अंश बल में मजबूत होके, तो 9वीं दृष्टि जब सप्तम भाव पे डालेंगे तो भी वो दाम्पत्य जीवन को बचा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। 3rd भाव में गुरु जब बैठेंगे योग कारक होके अंश बल से मजबूत हैं और 5वीं दृष्टि अगर 7वें घर पे डालेंगे तो भी दाम्पत्य जीवन को वो बचा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये तो हुई दोस्तों कुंडली की बात कि जन्म कुंडली में काट होती है। इसके अलावा भी दोस्तों एक काट और होती है जिसको हम कहते हैं नौवांश कुंडली। अब चलिए नौवांश कुंडली में भी देखते हैं कि अगर इन दुर्योगों में इंसान की जन्म कुंडली में ऐसे दुर्योग हैं और दाम्पत्य जीवन उसका खतरे में है, तो ज्योतिषी जी और पंडित जी कई बार कह देते हैं बगैर देखे ही कि नहीं जी आपका तो तलाक हो जाएगा, या आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब है, या किसी बेटी का विधवा योग है, या किसी भाई का विधुर योग है। तब भी हिम्मत नहीं हारनी है और किसी अच्छे ज्योतिषी को जन्म पत्री अपनी दिखा लेनी चाहिए। बताने की कोशिश करता हूं कि इसके अलावा एक हमारी जन्म कुंडली में एक कुंडली और होती है, नौवांश कुंडली। नौवांश कुंडली मतलब जन्म कुंडली का 9वां हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा। नौवांश कुंडली से हालांकि हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मेन पॉइंट की बात यह कि हमें वैवाहिक जीवन देखना होता है। नौवांश कुंडली में वैवाहिक जीवन कैसा है, ये स्थिति कैसी है, ये समझाने की और बताने की कोशिश करूंगा कि नौवांश में किस तरीके से स्थिति बनती है और वैवाहिक जीवन बच सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नौवांश कुंडली में। मान लीजिए ये मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन काल पुरुष की कुंडली है और इसीलिए मैंने मेष लगन से जन्म पत्री बनाई है। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी भाव की हो सकती है, वो चीज मायने नहीं रखती। नौवांश में भी यही बात है, हमने मेष लगन से जन्म कुंडली बनाई है नौवांश की। आपका नौवांश भी मेष लगन से लेकर मीन लगन तक किसी भी लगन का हो सकता है। सिर्फ आपको राशि कोई भी हो सकती है, सिर्फ आपको ये स्थिति देखनी है कि नौवांश कुंडली में सारी लड़ाई है 7वें घर की। सप्तम भाव, नौवांश कुंडली में भी सप्तम भाव
में दोस्तों अगर किसी तरीके से ये 4 शुभ ग्रह यहाँ लगन में बैठे हैं, जैसे मैंने बताने की कोशिश की आपको ऊपर कि गुरुदेव लगन में बैठे हैं, सप्तम भाव को देखेंगे तो भी वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे हर हाल में, हर कीमत पे। शुक्रदेव अगर लगन में बैठेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, मजबूत होके, बलवान होके, तो भी वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे। बुध होंगे लगन में, सप्तम को देखेंगे तो भी वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे। चंद्रमा भी दोस्तों शुभ होके बैठा है नौमांश कुंडली में, किसी पाप प्रभाव में नहीं है, 7वें घर को देखेगा तो बचा लेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद यही स्थिति दोस्तों 7वें घर पे आइए। 7वें घर में भी ये अगर ये 4 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रहों में 1 ग्रह बैठा है, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं, तो भी मुझे लगता है उस इंसान का वैवाहिक जीवन बच सकता है। हाँ, शादी में डिले हो सकता है, देर हो सकती है, क्योंकि मेन पॉइंट की बात है कि काम तो लगन कुंडली ही करेगी, क्योंकि लगन का ये 9वां हिस्सा है, शादी के बाद ये काम करेगा। हमारा मूल पॉइंट है कि इस तरह के दुर्योगों में इनकी काट क्या है, उपाय भी बताऊंगा मैं आपको। तो 4 ग्रह अगर लगन में बैठते हैं या सप्तम में 4 ग्रह बैठते हैं तो भी वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों गुरुदेव, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा गुरु कृपा सबको चाहिए, हमें भी और आपको। 11वें घर में गुरु बैठ के 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो भी वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे। 3rd भाव में गुरु बैठेंगे 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो भी वो सप्तम भाव को देखेंगे, बचा लेंगे। बलवान होके, नीच के ना हो, 6, 8, 12 घर के मालिक ना हो, तो बचा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जन्म कुंडली में देखते हैं विवाह और विवाह से सुख, ठीक है। तो किसी भी सुख को देखने के लिए, किसी भी घर के सुख को देखने के लिए, किसी भी दाम्पत्य को सुख को देखने के लिए हमें जैसे लगन कुंडली में अपने सुखों को देखने के लिए चौथा घर देखना पड़ता है, उसी तरीके से नौवांश कुंडली में भी वैवाहिक जीवन के सुख को देखने के लिए चौथा घर देखना पड़ता है। चलिए अब चौथे घर का सुख कैसे मिलेगा उस तरीके से भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब बात हो रही है कैसे मिलेगा जातक को वैवाहिक जीवन का सुख। चलिए देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया 4 शुभ ग्रह चौथे घर में गुरु हो या अकेले शुक्र हो या बुध हो या चंद्रमा हो या चारों इकट्ठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे और वैवाहिक जीवन का सुख इंसान को मिलेगा। 10वें भाव में दोस्तों अगर 4 ग्रह बैठे हैं शुभ होके और चौथी दृष्टि जब सुख भाव में देखेंगे, सुख भाव को देखेंगे 4 ग्रह, अकेला गुरु हो, अकेला शुक्र हो, अकेला बुध हो या अकेला चंद्रमा हो, तो भी चौथे घर को देख के वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे, वैवाहिक जीवन का सुख देंगे दोस्तों। उसके बाद गुरुदेव की दृष्टि इस चौथे घर पे कहीं से भी पड़ जाए, कहीं से का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए गुरु किसी के नौमांश कुंडली में 12वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में गुरु बैठ के चौथी घर को देखेंगे अपने 5वीं दृष्टि से, तो भी वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे। वही गुरुदेव अगर अष्टम भाव में बैठे हैं और यहां से 9वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ रही है, तो भी वो वैवाहिक जीवन को बचा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने अपने दोस्तों को समझाने की और बताने की कोशिश की है और पूरा प्रयास किया है कि इस तरह की परिस्थिति में या इस तरह की परिस्थिति में घबराना नहीं है। और ज्योतिष दोस्तों एक अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसमें एक ही योग पूरी जन्म कुंडली को बना देता है या एक ही दुर्योग पूरी जन्म कुंडली को बिगाड़ देता है। बस फर्क कितना सा है उसको अच्छा देखने वाला चाहिए। अगर कोई पंडित जी, कोई ज्योतिषी बहुत अच्छे जानते हैं और वो देख के आपको बताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, समझाएंगे। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर ऐसे कोई दुर्योग हैं
कोई परेशानियां हैं किसी भाई बहन की जन्म पत्री में, तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सभी को समझाना चाहूँगा, सभी को बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली मिलाए बगैर शादी ना की जाए। बच्चे आजकल लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे भाई बहनों को, बच्चों को समझना चाहिए कि शादी जीवन में एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। बार बार तो कंप्रोमाइज़ होते हैं, मारपीट होती है, तलाक होती है, कोर्ट कचहरी थाना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं सभी दोस्तों से, सभी बंधुओं से अपने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये समझाने की और कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जन्म पत्री मिला के शादी करें। कोई योग या दुर्योग है तो उसका उपाय करें, उसके बाद शादी करें। भगवान भोलेनाथ सभी की सहायता करे, सभी को सम्मान दे, सभी की कृपा बना के रखे। तो दोस्तों, कैसा लगी मेरा विश्लेषण मुझे बताएं कमेंट्स में, और कुछ बात अपने बारे में करते हैं। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल, श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का मैं छोटा सा संस्थापक हूं, और मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे लगातार चालू है, 9810711434। आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से किसी भाई को, बहन को, जातक को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुंडली मैच करनी है, या कोई किसी कारण परेशान है, तो हम उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जन्म कुंडली मैचिंग भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल को, एस्ट्रो कमल अग्रवाल जी चैनल मेरा, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जो कि मेरा हक बनता है, क्योंकि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम पिछले वीडियो और आगे की वीडियो आपको जब ही देख पाएंगे आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और फ़ोन करें, मैसेज करें। फीस की जानकारी दोस्तों आपको मैसेज के और व्हाट्सएप के और कॉल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं कमल कुमार अग्रवाल आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों।